बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सच। मैं हूं मिर्ज़ा एहतिशामुल्लाह। प्रोग्राम है आज के अखबार और इस प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार नवाज़ रज़ा साहब। हम आज की शय सुर्खियों पर बात करेंगे। आज के अखबारात में क्या शय सुर्खियाँ हैं। सबसे पहले तो जो वफाकी हुकूमत की जानिब से एनर्जी सेविंग प्लान सामने आया, जो पॉलिसी सामने आई है, बचत करने के हवाले से मार्केटें रात 8:30 बजे बंद करनी है, शादी हॉल्स 10 बजे बंद करने हैं और ई बाइक्स वगैरह और दीगर जो इक़दामात हैं एनर्जी सेविंग के हवाले से और पॉलिसी साजी बाकायदा की जा रही है, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इसमें भी कुछ तनाव है। जो ताजरान हैं, जो मैंने ताजरान हैं, उन्होंने हुकूमती फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया है और रात 8:30 बजे मार्केटें बंद नहीं की हैं। बहरहाल ये तो एक सूरत हाल है कुछ एनर्जी की, जो क्राइसिस पाकिस्तान को फेस करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो मईशत के हवाले से मामलात हैं, इस पर बात करेंगे। कुछ जो कौमी सलामती कमेटी में अहम और बड़े फ़ैसले हुए हैं, उन पर भी बात करेंगे। PTI ने वाइट पेपर जारी कर दिया है और PTI ने वाइट पेपर जारी करके जो हक़ाइक़ अवाम के सामने रखे हैं, उनका मकसद है, वो उनका कहना है कि हमारा मकसद है कि अवाम आगाह हो, अवाम की आगाही के लिए हमने ये वाइट पेपर जारी किया है। बहरहाल और भी मामलात हैं जो कि इंटरनेशनल हैं कुछ, और कुछ पाकिस्तान की बॉर्डर सिचुएशन है, कुछ पाकिस्तान के फ़ैसले हैं जो कि मुस्तक़बिल में करने ज़रूरी हो जाएंगे। इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए नवाज़ रज़ा साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। आगाज़ हम आज एनर्जी सेविंग प्लान से करेंगे। एनर्जी सेविंग प्लान अमल दरामद कर दिया गया। आप भी पिछले कई प्रोग्राम्स में इस बात का जिक्र करते रहे और ताकीद करते रहे कि हमें किसी तरह से तवानाई की बचत करनी चाहिए, क्योंकि हम इसका ज़िया भी करते हैं, हम इसका गैर ज़रूरी इस्तेमाल भी करते हैं। नवाज साहब, सबसे पहले तो हुकूमत के इस फैसले और अंजुमन ताजरान के मुस्तरद करने पर क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ काबीना ने ये फैसला किया है और इसमें देखें सूबे तो ऑन बोर्ड नहीं है। दो सूबे जो है वो बिल्कुल मुतवाजन हुकूमत के चल रहे हैं। वो हुकूमत अगर कहे कि जी सूरज मशरक से तुलू होता है तो वो कहेंगे जी मगरब से तुलू होता है। यहाँ तो ये इस तरह की महाजराई है। मेरा ख्याल ये है कि वो भी समझते हैं कि मुल्क में तो अनाई का बुरान है, लेकिन जो तावन ना करने की एक लोगों ने जिद लगा रखी है। और देखिए, इसमें पंजाब की तरफ से ऐलान पहला आया कि जनाब हम तो बिल्कुल इसको कबूल ही नहीं करते। ये एक ताजरों के मफाद की बात नहीं है, मुल्क के मफाद की बात है। जब अगर वो 8:30 बजे वो दुकानें कहते हैं हम बंद नहीं करते हैं, हुकूमत के पास तो बहुत आसान तरीका है कि 8:30 बजे के बाद बिजली की सप्लाई बंद कर देंगे, फिर क्या होगा। ये एक महाजराई का कोई फायदा नहीं है। देखें, इस असल मसला ये है कि मुल्क में तवानाई का एक बहरान है। हमारे पास इतने रिसोर्सेज अब नहीं है कि हम इतना ज्यादा महंगा तेल मंगवा कर लोगों को बिजली फराहम कर सकें। सर्दियों में इसलिए ये मसला बना है कि सर्दियों में भी अब लोड शेडिंग हुई है। असल में हमारे यहाँ तो प्लानिंग इस तरह की हुई है कि जो चीजें डे बाय डे चलती हैं उसको तो चलाते रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचा गया कि 6 माह बाद क्या होगा। काश के उस वक्त जबकि जनरल बाजवा 10 टैंक जो थे LNG के कतर की हुकूमत के साथ तय करके आए थे, अगर उस वक्त की हुकूमत ये 10 टैंक जो है ये उस वक्त बुक करा लेती तो आज वक्फे के साथ LNG भी आ रही होती। अब इतनी महंगी दुनिया में हर चीज है, उसको ये खरीदने से हुकूमत ग्रेज कर रही है, यही वजह है। लेकिन ये कोई मसला ही नहीं है। आप यूरोप पूरे में चले जाएं, 5 बजे के बाद दुकानें बंद होना शुरू हो जाती हैं। हमारे यहाँ तो लोग दुकान ही खोलते हैं 12-1 बजे के बाद। ये जो रिवाज है, ये जो लोगों में तरीकाकार है, इसको बदलना चाहिए। कोई ऐसी बुराई नहीं है। अगर गाहक को ये पता हो कि शाम 7 बजे के बाद 8 बजे के बाद दुकान बंद हो जानी है, तो वो पहले भी तो कोविड में भी तो होता रहा है ना। हाँ जी, अभी नवाज साहब, आपके कहने का मतलब मुझे कुछ यूं समझ में आ रहा है। आप ये कहना चाह रहे हैं, कदा कलामी की माजरत, आप ये कहना चाह रहे हैं कि 8:30 बजे बंद करने के लिए मार्केटें सुबह 8 बजे मार्केटें खोलनी भी पड़ेंगी। जिस तरह से खुर्रम दस्तगीर साहब ने भी कहा है कि रोशनी में हमने इजलास किया है और दिन की रोशनी में किया है, तो दिन की रोशनी को यूटिलाइज किया जाएगा। सुबह सवेरे उठकर दुकानें और कारोबार खोलने पड़ेंगे। अमल दरामद कौन करवाएगा? अमल दरामद जहाँ सूबे हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उस पर अमल दरामद कराएं, लेकिन चूंकि सूबाई सतह पर तावन नहीं किया जा रहा और हुकूमत के साथ, वफाकी हुकूमत के साथ महाजराई की जा रही है और वो चाहते ही हैं कि वफाकी हुकूमत का प्लान नाकाम हो, मजीद मसाइल का शिकार हो, ताकि ये लोगों में ये बात तासर फैले कि हुकूमत बिजली फराहम नहीं कर सकती। देखें,
हुकूमत के पास भी बड़े तरीके मौजूद हैं। वो तो अब ये करेंगे कि जहां बिजली जितनी होगी उतनी वो बिजली सप्लाई करेंगे, बाकी बंद कर देंगे, फिर लोड शेडिंग बढ़ जाएगी। इसलिए बेहतर यही है कि वफाक के इस फैसले पर अमल दरामद किया जाना चाहिए। अब किसी ने ये कहा है कि मुश्तरका मफादात कौंसिल में पेश होना चाहिए, चले वहां भी ले जाएं। लेकिन अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त तोनाई की एक किल्लत का सामना है, तो तोनाई का बहरान उसको दरपेश है, तो उसमें तामन करने में कोई हर्ज नहीं है। मेरा ख्याल ये कि कौमी सोच होनी चाहिए। ये सोचना चाहिए कि अगर हम बिजली की बचत करेंगे, उसको उससे मुल्क को फायदा है, तो मेरा ख्याल है कोई बुराई नहीं है। वैसे भी ये परमानेंट होना चाहिए। ये कोई बात तो नहीं है कि रात 12-12 बजे तक और इतने बल्ब और इतनी एनर्जी यूज कर रहे होते हैं दुकानदार। और फिर आप इस बात को मैंने पहले भी बार कहा था कि ये चोरी की बिजली होती है। आप देखें इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो रात को बिजली जब इस्तेमाल करते हैं तो वापडा के मुलाजमीन के साथ मिलकर बिजली चोरी करते हैं। ये बिजली चोरी का भी सिलसिला बंद होना चाहिए। बड़ी मुश्किल है। ताजर तो वह खड़े हो जाते हैं कि हमारा माशी कत्ल हो गया। माशी कत्ल क्या है? आप रात को 8 बजे के बाद लूटमार लोगों से करनी है। आपने जो कुछ करना है दिन के उजाले में कर लें, दिन के उजाले में चीजें फरोख्त करें। आप लाइटें जलाकर, आप रात को मेला लगाकर आप तो चीजें ना फरोख्त करें। मेरा ख्याल ये है कि लोगों की सोच होनी चाहिए। या तो फिर ये है कि ये अपनी अपनी बिजली का इंतजाम कर लिया करें, फिर इनकी बिजली बंद कर दी जाए। ये फिर जनरेटर चलाएंगे। अब जनरेटर के लिए भी जनाब हमारी हुकूमत की फराम करदा एनर्जी होगी ना। ये किसी लिहाज से भी लोग तामन नहीं करते। इन लोगों को चाहिए कि ये हुकूमत इनके इशारों पर चलती रहे। बड़ी अफसोस की बात है। मेरा ख्याल ये है कि चारों सूबों को हुकूमत के साथ तामन करना चाहिए। अगर इसमें ताखीर की गई तो मुल्क का नुकसान होगा। इत्तेहाद बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल, यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। नवाज साहब, इस पर और इससे मुल्क दीगर मामलात पर भी बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। नवाज साहब, मामला है कुछ वाइट पेपर भी जारी किया गया है पीटीआई की जानिब से। जो महंगाई की शरह है उसमें तो कोई शक नहीं है, काफ़ी इजाफा हुआ है, अवाम इस पर खासे परेशान है और मौजूदा हुकूमत को इसका काफ़ी नुकसान भी बर्दाश्त करना पड़ रहा है। अब क्या प्लानिंग है? 5.5 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं, शौकत तरीन साहब कह रहे हैं। दरामदात मुंजमद करने से खाम माल नायाब हो गया है, हम्माद अज़हर साहब कह रहे हैं। जबकि मामला बाकी आपके सामने ही है, सूरत हाल आपके सामने ही है। क्या कहेंगे? वफाकी हुकूमत को एनर्जी सेविंग प्लान के अलावा भी कुछ करना पड़ेगा? देखो, किए तो हैं एलसीडी खोल रहे, ये मुख्तलिफ चीजें जो दरामद की जाती हैं, बहुत सी चीजों का इंहसार हमारी दरामदात पर है। अभी कई जहाज लगे हुए हैं, ये जो अशिया आ रही हैं वो उनकी एलसी नहीं खुल रही। उसकी बुनियादी वजह यही है कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल है कि धड़ाधड़ अगर लोगों को डॉलर देते रहेंगे तो खजाना खाली हो जाएगा। ये हमें इंतजार तो है ना कि पाकिस्तानियों की रिमिटेंस आनी है, बरामदात के पैसे आने हैं। ये चीजें वक्त के साथ साथ थोड़ा थोड़ा वक्त के साथ आती रहती हैं। लेकिन ये जो बुरान की शिद्दत है उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के वज़ारत खजाना ने अपने डॉलर्स को कंट्रोल करके रखा हुआ है ताकि हम जीरो की तरफ न चले जाएं। ये मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने के लिए सारी चीजें की जा रही हैं, लेकिन महंगाई तो बढ़नी है। जब आप चीजें जो इस्तेमाल होती हैं पाकिस्तान में वो ना आ रही हो तो जो मौजूद है तो उसको ज्यादा रेट लोग बढ़ा लेते हैं। अब देखें, मुर्गी की जो कीमत है वो इसलिए बढ़ रही है कि कुछ चीजें आती हैं वो इस्तेमाल होती हैं, वो चीजें इस्तेमाल ना होने की वजह से यहाँ पर चीजें महंगी हो गई हैं। लेकिन क्या हम बहैसियत पाकिस्तानी ये नहीं सोच सकते इन चीजों के इस्तेमाल के बगैर भी हम जिंदा रह सकते हैं? असल मसला ये है, ये अफरा तफरी का एक आलम है। हर आदमी सोचता है कि जी अगर आज मुर्गी का रेट 500 से ऊपर चला गया है तो वो कहेगा कि 10 मुर्गियां लेकर रख लो, पता नहीं कल शायद हमें 600 या 700 में भी ना मिले। ये एक लोगों में भी ऐसी अफसोसनाक तर्ज अमल होता है कि वो लोगों में एक हवस होती है कि शायद हमें चीजें ना मिले। मेरा ख्याल है कि महंगाई में जहां से हुकूमत की जिम्मेदारी है कंट्रोल करने में, वहाँ वो लोग जिन पोल्ट्री एसोसिएशन या दूसरे अदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो थोड़ा सा खुदा खूबी करें
कि मुनाफा कमाने वाली जो एक रवश है उससे अपने आप को दूर रखें। वरना ये होगा कि महंगाई इसलिए बढ़ती जाएगी कि इल्जाम तो लगेगा ये हुकूमत पर, जाहिर है, लेकिन ये जो पीछे एसोसिएशन है या ये उदारे हैं जो 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 इसमें मुलवस हैं, वो इसको बढ़ाते रहते हैं और वो फिर सारा बोझ हुकूमत पर पड़ रहा है। ठीक, अभी तो हुकूमत को आए कुछ ही अरसा हुआ है, और जिस तरह से एक मतलब जिस तरह से पिछली हुकूमत थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, तो तकरीबन 3.5-4 साल हो चुके थे, उनसे इस बारे में बात करना मुनासिब लगता था। लेकिन अब कुदरती तौर पर कह लीजिए या क्या कह लीजिए, इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और दीगर जमातों यानी PDM को उसका खुमियाजा भुगतना पड़ रहा है। बहरहाल इस सारी सूरत हाल को बेहतर करने के लिए मेरा सवाल यह था कि क्या एनर्जी सेविंग प्लान के अलावा, जिस तरह आपने बताया कि LC हमने नहीं खोली है, हम डॉलर्स को कंटेन कर रहे हैं, तो हमें कुछ उम्मीद है इस महीने में, क्योंकि जनवरी है, पहला महीना है 2023 का, कुछ हमारे प्लान्स हैं जो कि जनवरी से स्टार्ट होने हैं, तो हमें कुछ उम्मीद है कि कुछ ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा होगा, कुछ दोस्त ममालिक या फिर जो दीगर तिजारती मामलात हैं, जो माहदे हमने किए हैं, उनमें कुछ हमें फंडिंग वगैरह होगी? ये सारी सूरत हाल ऐसी है और इस बात की भी हमें तवक्को रखनी चाहिए कि जिन दोस्तों मुल्कों ने कोई हमारे साथ कमिटमेंट्स की हुई हैं वो भी पूरी करेंगे। देखें, दुनिया में इस दुनिया के पास इतना पैसा नहीं है कि सारे के सारा लोग पाकिस्तान को देते रहे, लेकिन जिन मुल्कों ने थोड़े थोड़े हमें पैसे देने की कमिटमेंट्स की हैं वो भी पूरी हो रही हैं। और आप देखेंगे हमारी रिमिटेंस बढ़ेगी, हमारी बरामदात बढ़ेगी। हमने कम अज कम मेरा ख्याल ये 32 कुछ समथिंग जो था कि हमने अपनी दरामदात रोकी है, ये दरामदात पे अगर हमने काबू पा लिया तो यकीनन हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक हो जाएगा। अभी तो ये है कि अगर हम दरामदात ही करते रहे, बरामदात कम हो जाए, तो यकीनन वो डेफिसिट तो पूरा नहीं होगा। जी हाँ। ये आप देखें, जो सबसे बड़ा मैंने कहा था कि फ्लाइट ऑफ कैपिटल जो है ना वो बहुत ज्यादा है इस मुल्क में। इस मुल्क को एक हमें विरसे में एक मुल्क मिला हुआ है अफगानिस्तान, जिसके मसाइल की हमसे मदद तो नहीं है, लेकिन वो सारी की सारी हमारी मीशत पर बोझ है। हर चीज पाकिस्तान से उनको मिलती है। हर चीज डॉलर से लेकर गंदम से लेकर हर चीज पाकिस्तान से जाती है, उसका बोझ पड़ता है हमारी मीशत पर। अगर आज जरा सख्ती की जाए तो कहा जाता था कि देखो अफगानिस्तान के लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। ये तो एक मामला है, ये एक बड़ी मामला है तादाद नवाज में साहब। लोग जो है हुंडी का कारोबार कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, इससे मुल्क और भी बहुत से मामलात हैं, उस पर भी बात करेंगे। फिलहाल अगर आप डिमांड एंड सप्लाई की बात करें तो डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, इंपोर्ट इज इक्वल टू एक्सपोर्ट। हमारे यहाँ कुछ अब ऐसी बात हो रही है कि इंपोर्ट वो चीज़ें की जाएं जो कि एक्सपोर्ट में मददगार साबित हो रही हूँ, तो इस हवाले से भी पॉलिसी को सख्त करने की ज़रूरत है। यकीनन हमारे पास जितने पैसे हमारे पास जेब में हो, इससे ज्यादा की खरीदारी नहीं करनी चाहिए। हमें इसमें जिंदा रहने की अब सोचना पड़ेगा। हम अपने इतने अमीर मुल्क तो हम है नहीं कि या तो कि हमारे पास इतने पैसे हो कि हम बेतहाशा चीजें मंगवाते रहे। मेरे जहन में एक तजवीज तो ये है कि हमारे पास बात ऐसी जगह मौजूद है जो हम अपने पाकिस्तानियों को ये कहकर उनको इंसेंटिव दे सकते हैं कि अगर वो डॉलर्स में ये चीजें, ये जमीन खरीदें तो इसके बदले में हमारे पास बेइपरा डॉलर हो सकते हैं। हमारे पास शाहराह इस्लामाबाद है, हमारे पास दूसरी जगह है। अगर इसके इर्द गिर्द बड़े बड़े प्लाजा खड़े हो जाए और उसके लिए गैर मुमालिक में मौजूद पाकिस्तानियों को इंसेंटिव दिया जाए कि वो ये जायदाद खरीदें और डॉलर ला कर दें और डॉलर के बदले उनको जगह मिलेगी, यकीनन पाकिस्तान को बेपनाह डॉलर मिलेंगे। जो उनके पास वहां गैर मालिक में पैसे मौजूद हैं वो पाकिस्तान को भेजें, इंसेंटिव दिए जाएं। इस तरह की हमारे मुल्क में इतनी जमीन मौजूद है जो हम पाकिस्तानियों को सरकारी जमीन दे सकते हैं। हमारी एक तो जरिया आमदनी ये भी हो सकता है कि हम अपने असासे फरोख्त करें, ऐसे चीज जो हम पर बोझ बने हुए हैं, जो जो हमारे पे जो उनके लिए हम खर्चे देते हैं, PIA है, ये इस तरह स्टील मिल है, दूसरी चीजें हैं, ये बहुत सी ऐसी चीजें हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत पे भी बोझ है। ठीक, हमारे जितने कमाई की जाती है वो सारा का सारा खर्चा इनको देना पड़ता है। बिल्कुल। अब आपका कहने का मतलब है, जो मैं समझ पाया हूं, कि इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए और जो रियल स्टेट है उसमें खासा काम हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी माहौल को साजगार करना पड़ेगा। यहाँ पर जो हालात हैं उसके हवाले से फैसले बहुत बड़े हो रहे हैं और मुस्तकबिल को मद्देनजर रख कर हो रहे हैं। 10 साल का प्लान किया जा रहा है। नवाज साहब इस पर मजीद बात करेंगे और दीगर मामलात पर भी, लेकिन इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले मुख्तलिफ मामलात पर बात हो रही थी, कुछ सियासी, कुछ माशी और कुछ मुस्तकबिल की प्लानिंग की। नवाज साहब, जो मामला जिस तरह से सूबों में हम देख रहे हैं कि तनाव चल रहा है एनर्जी पॉलिसी को लेकर, तो इससे तो इशारे अच्छे नहीं मिल रहे। यकीनन बहुत ही बुरी हालत है। कभी ऐसा नहीं हुआ जो पाकिस्तान में इस तरह इस वक्त हो रहा है कि सूबे जो है वो मरकज के साथ बिल्कुल तावन नहीं कर रहे, बल्कि इल्जाम तराशी में सारा वक्त गुजर रहा है। कोई सूबों को अगर प्रॉब्लम्स होते हैं वो वजीर आजम के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं है। वो वजीर इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते। वो कभी जब सूबाई वज़राए आला वफाकी हुकूमत को गिराने में मसरूफ रहे हों तो उनके साथ क्या बातचीत हो सकती है। उनकी तमाम तर कोशिश ये रही कि ये हुकूमत स्टेबल ना हो। ये पिछले 8 माह से जिस तरह की इन्होंने हुकूमत अपनी बचा कर रखी है, उसको ताना ये देते हैं कि 27 किलोमीटर पर मौजूद हुकूमत को हम जब जी चाहे गिरा सकते हैं। इनकी कोशिश तो रही कि रेड जोन में पहुंच जाए, इनकी कोशिश रही कि हम पूरा इस्लामाबाद उलट पुलट करके रख दें, लेकिन जब इसमें नाकामी हुई तो फिर अब ये दोनों हुकूमतें अभी इस स्टेक पर पड़ी हुई हैं कि कभी किसी वक्त भी ये असम्बलियां तहलील हो सकती हैं। अब तो इनका तो तवज्जो ही नहीं है सूबाई असम्बली की, सूबाई हुकूमतों का कि वो काम करें। वो तो इस तर्ज अमल पर तो सवार है। किसी तरह ये असम्बलियां तहलील कर दें और मजीद मसाइल पैदा कर दें। मजीद मसाइल पैदा करें। नवाज साहब, के लोगों के मसाइल हल करने की तरफ उनको तवज्जो ही नहीं है। तवज्जो नहीं है। आटा महंगा हो रहा है, ये कंट्रोल तो वफाकी हुकूमत का काम नहीं है। अगर ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा से आटा अफगानिस्तान में स्मगल हो रहा है तो ये जिम्मेदारी सिर्फ क्या समझते हैं कि वहां पर कस्टम वालों की सिर्फ जिम्मेदारी है? नहीं, ओवरऑल सूबों की भी जिम्मेदारी, सूबाई हुकूमत की भी जिम्मेदारी है। जी हाँ। देखें, बहुत सी चीजें पाकिस्तान से बाहर जाती हैं, उसमें सूबे की हुकूमतें भी मुलवस होती हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है। अब जो आटा फराहम किया जाता है खैबर पख्तूनख्वा के लिए, तो वो वहां कमी तो नहीं की जाती, पूरा दिया जाता है। और फिर उसमें से बहुत सारा आटा जो है, गंदम जो है वो बाहर चली जाती है। ये जिम्मेदारी है कि उनको चाहिए कि इस तरफ इस पर कंट्रोल करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो इसको अपनी जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। उनका सारा वक्त इसी बात में गुजरता है कि सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को इकदाम करे तो उसको चैलेंज करें और उसका मुकाबला करें और उसको नाकाम बनाने की कोशिश करें। अगर यही सूरत हाल रहेगी तो आवाम के मसाइल कहां से हल होंगे? बिल्कुल, जब आपकी तवज्जो ही मसाइल पर नहीं होगी और अवाम के मसाइल के हल के लिए ही इंतखाबात में अवाम जो है वो वोट देती है, और अगर पीटीआई की बात की जाए तो सो कॉल्ड उनको वोट तो पड़े हुए, और अगर इनकी बात की जाए तो बहरहाल सूरत हाल कुछ ऐसी ही है कि इत्तफाक और अफाम व तफ़हीम के साथ मामलात को आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ आप अगर फोकस ही मुल्क की मसाइल से हटा लेंगे तो मसाइल कहाँ से हल होंगे। लेकिन जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ और उसमें बड़े फैसले हुए, मईशत के हवाले से भी फैसले हुए, उम्मीद है कि उन पर अमल दरामद होगा। नवाज साहब, जो तालिबान वाला मामला है, अफ़गानिस्तान पॉलिसी तब्दील हो रही है, इस पर क्या कहेंगे? क्या हमें इससे फ़ायदा होगा और माजी में हमने ये तजुर्बा किया है? देखें, लोग कहा जाता ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हमारे यहाँ प्यार और मोहब्बत के साथ तालिबान, ये जो टीटीपी के लोग हैं, जिनको समझाने की बड़ी कोशिश की जाती रही। ये जो पिछली हुकूमत है, इसकी ये पॉलिसी रही कि वो जो लोग गिरफ्तार हुए थे, जो उनकी तहवील में मौजूद थे तालिबान की हुकूमत के, उनको रिहाई भी दिलवाई। ये भी इल्जाम उन पर लगाया जाता है इमरान खान साहब की हुकूमत पर कि उन्होंने जो लोगों को रिहाई दिलाई, आज वो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि अफगानिस्तान की हुकूमत कायम तो है वहां पर, लेकिन पूरे मुल्क पर उनका कंट्रोल नहीं है। और वो ये बात वो मांगे दौल ये बात कही जा रही है कि अफगानिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दी पर काबू पाने में कामयाब नहीं हुई है, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि उसके पास कंट्रोल करने के लिए इतनी फोर्स नहीं है। लेकिन ये जब वो लोग हमारे बॉर्डर के करीब करीब मौजूद हैं, वो जब आते हैं कोई ना कोई रास्ता तलाश करके वो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश करते हैं, और साल से उनके कई साथी पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं जो ये छुपे हुए दहशतगर्द हैं। उनको मौका मिलता है वो कोई ना कोई वारदात कर देते हैं। ये जो छुपा हुआ दुश्मन है उसका तलाश करना बड़ा मुश्किल काम होता है। लेकिन बहरहाल
हमारी फोर्सेस का ये कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास हुआ है उसमें फोर्सेस ने बड़ा क्लियर किया है। अब मेरा ख्याल ये है कि कोई रूल रियायत नहीं होगी और सख्ती के साथ इस दहशतगर्दी की लहर को कुचला जाएगा। ठीक, कोई ऐसी बात नहीं, अगर पाकिस्तान ने पहले काबू पा लिया था तो अब भी काबू पाने में कोई देर नहीं लगेगी। लेकिन बहरहाल एक आज़म चाहिए और आज़म और हौसले की बात होती है। हुकूमत ने अपनी एक अथॉरिटी मनवानी है और मुझे उम्मीद है कि जब पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और सिविल हुकूमत एक पेज पर हो कि हमने ये करना है तो इंशाल्लाह काबू हो जाएगा। 2 दिन इजलास हुआ और बड़े अहम फैसले हुए, इंशाल्लाह तो हम देखेंगे इसके रिजल्ट्स भी निकलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अमन पर कोई समझौता नहीं होगा। पहले हम मुज़ाकरात से बात कर रहे थे, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान ही जब पीठ में खंजर घोंपा गया टीटीपी की जानिब से तो फिर मामला अब तब्दील हो गया। अफगान पॉलिसी अब तब्दील हो रही है। बहरहाल जिसे कहते हैं कि जिस तरह नवाज साहब ने भी कहा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो बहुत कोशिश की मामलात को बातचीत के ज़रिए हल करने की, लेकिन जब बार बार वादा खिलाफ़ी होती रही तो फिर मामले को सख्ती से ही देखना पड़ेगा। फिर भी अगर वादा वफा हो जाता है तो मामले अच्छे चल सकते हैं, क्योंकि पड़ोसी ममालिक हैं। बहरहाल इस पर मजीद भी बात करेंगे और दीगर मामलात पर भी, लेकिन ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अफगानिस्तान को बताया कि पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। हिना रब्बानी खान ने कहा है कि कलमदी टीटीपी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो बंद होनी चाहिए। कायमा कमेटी खारजा का इन कैमरा इजलास भी हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी कमेटी का दीगर मामलात पर भी जो है वो मामला आगे बढ़ाने की बात हुई है। बहरहाल नवाज साहब, जिस तरह से पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ दी हैं, ना सिर्फ दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में जो माली नुकसान हुआ है, बल्कि जानी एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। फिर जो हमारा इमेज ओवरऑल दुनिया में बन गया दहशत गर्द कंट्री या दहशत गर्दों को सपोर्ट करने वाली कंट्री, अल्हम्दुलिल्लाह अब हमने उस दाग को धो दिया। लेकिन जो ये सेफ हेवंस का दाग है, अब ये अफ़गानिस्तान पर पड़ता है, क्योंकि वहाँ से पाकिस्तान में दरअंदाजी हो रही है और वहाँ पर बाकायदा वादा खिलाफ़ी भी की जा रही है। इस फैसले के बाद जो कौमी सलामती कमेटी में बड़े फैसले हुए हैं, इस फैसले के बाद हम क्या तवक्को कर सकते हैं? कितने अरसे में ये मामला, क्योंकि जब तक आप ये मामला दुरुस्त नहीं करेंगे, अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, माशी इस्तेहकाम नहीं लाएंगे, लोग कैसे इन्वेस्टमेंट के लिए आएंगे सर? एक मसला तो पाकिस्तान को दरपेश है कि एक अशरे पर ही ये चार चार अशरों से हमें इस तरह की सूरत हाल से हम सामना है। पाकिस्तान को मुख्तलिफ अदवार में अफगानिस्तान से होने वाली दहशत गर्दी का हमें सामना है। और देखें उनकी दो सूरतें हैं। एक तो वो तालिबान की जो हुकूमत है वो अपनी इनएफिशिएंसी खुद ही जाहिर करती है और वो बार बार हमें यही यकीन दहानी कराती है कि हम कर रहे हैं, लेकिन उनके बस की बात नजर नहीं आती। एक लिहाज से को मुमकिन है कोई उनमें कोई लोग उनके लिए नरम गोशा रखते हों, लेकिन एक बात बड़ी बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने 2 टोक अल्फाज में उनको कह दिया है कि अगर आप लोग ये दहशत गर्दी जो है अगर ये होती रही, पाकिस्तान ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं करेगा, फिर पाकिस्तान को फिर कार्रवाई खुद करनी पड़ेगी। जी हाँ। फिर पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि अफगानिस्तान की सरजमीन में कार्रवाई करे। अफगानिस्तान की सरजमीन में कार्रवाई अफगानिस्तान की अफवाज को करनी चाहिए। पर किस्मत तो ये इतनी बुरी है कि इतने दलेर और बहादुर लोग वहां मौजूद हैं, लेकिन उनकी कोई मुनज़्ज़म फौज नहीं है जो कंट्रोल कर सके। हमें उनकी हुकूमत को मजीद सपोर्ट तो करना चाहिए। सपोर्ट इस मामले में भी करना पड़ेगा कि पाकिस्तान को उनकी फौज को रीबिल्ड करने में मदद भी देनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और वो जो दहशतगर्दों के जो अड्डे हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए कि वहां कार्रवाई करे। ये नहीं होता सकता कि वो काबुल में बैठकर तालिबान हुकूमत हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। उन्हें चाहिए, जिस तरह उन्होंने हमें यकीन दहानी करा रहे हैं कि हम कार्रवाई करेंगे, इसको यकीनी बनाने के लिए हमारी तरफ से उनको जो सपोर्ट हो सकती है वो करनी चाहिए। लेकिन हमें ज्यादा देर तक ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकते कि यहाँ पर उनके जो लोग मौजूद हैं उनके साथ मिलकर वो कार्रवाई करते रहते हैं। आप देखें हमारी फोर्सेस ने ऐसी काले इंटरप्ट करती रहती हैं, मालूम होता है कि वहां से लोग किस तरह लोगों को हिदायत देते रहते हैं। हमें मालूम है। और वहां कहां से हिदायत आ रही होती है नवाज साहब? जी, अफगानिस्तान में कहां से आ रही होती हैं हिदायत? हमारे पास तो सबूत भी हैं सर, कुलभूषण की सूरत में और दीगर जो मामला पीछे होते रहे हैं, रॉ फंडेड दहशतगर्दी के सबूत हैं। वहां की सरजमीन दहशतगर्दी के लिए बड़ी महफूज जगह है। गारे हैं, लोग वहां छुप जाते हैं, फिर वो पाकिस्तान में कार्रवाई करके लोग वहां भाग भी जाते हैं। लेकिन उनके जो यहाँ लोग मौजूद हैं वो भी उनके साथ तावन करते हैं। जो अपना समझे वो एक किस्म का उनके अकीदे में शामिल हो गया है
कि वो ये समझते हैं कि हमने यहाँ दहशत गर्दी करनी है, हमने जन्नत में जाना है। अब ये लोग जो पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करते हैं, इनके पीछे राह है, इनके पीछे वो फोर्सेस शामिल हैं कि जो इनको पैसे भी फराहम करती हैं, असला भी फराहम करती हैं और हर किस्म की गाइडलाइन देती हैं। काश काश के अफगानिस्तान की हुकूमत इन लोगों पर काबू पाने के लिए अपने को इकदाम करके हमें दिखाए, और अगर नहीं दिखा सकती तो हमें बताए कि हमारी हुकूमत उनके लिए क्या मदद कर सकती है। लेकिन जब तक ये दहशत गर्दी रुकेगी नहीं, पाकिस्तान का अमन तबाह होता रहेगा। पाकिस्तान के अमन को इंशाअल्लाह ताला बहाल करेंगे, हमने पहले भी किया है, एक बार फिर करेंगे। आप तो ख़ुद भी जानते हैं, दुनिया भी जानती है, ये कौम हिम्मत हारने वाली नहीं है। मुश्किल से मुश्किल हालात से हम निकल आए हैं और आगे भी इंशाअल्लाह ताला हम निकल कर दिखाएंगे। बहरहाल जो अंदर सूरत हाल है इस वक्त मुल्क में, सियासी सूरत हाल है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वक्त थोड़ा सा कलील है। रज़ा साहब, MQM इत्तेहादी रहेगी, मामला तफाहम तफहीम से हल कर लेंगे, लेकिन डेडलॉक फिर भी बरकरार है बल्दियाती इंतखाबात को लेकर। सिंध की सूरत हाल पर थोड़ी सी बात कीजिएगा। हाँ, मेरा ख्याल ये कि MQM तो लेकिन उसके साथ जो कमिटमेंट्स की हैं वो आसिफ अली जरदारी साहब ने की हैं, और यकीनन मुझे ऐसा नजर नहीं आता कि MQM इनके साथ जो वादे हुए हैं वो पूरे ना किए जाएं। उनका दबाव का अरबा मौजूद है। MQM की जो बातें हैं, जो लिखी हुई बातें हैं, जब आपने उस वक्त मायदा किया, आपने ब्लैंक उनको लिख कर दे दी सारी चीजें, अब उन पे अमल दरामद करना जरूरी है। असल बात यह है कि जो बात आसिफ अली जरदारी साहब ने की हुई है वो सिंध की हुकूमत उसके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट पैदा करती है। मेरा ख्याल ये है कि MQM के डिमांड्स को कबूल करना चाहिए जो इसके साथ किया हुआ है, और इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखें, कोई सिर्फ ये है कि कराची पे अगर कोई कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, कोई कहता है कि अब तो वहां पर तहरीक इंसाफ का बड़ा जोर है, ये बात भी नहीं है। अब MQM की भी इकट्ठी हो रही है, अगर ये सारी फोर्सेस जो पहले मुंतशिर थी ये इकट्ठी हो जाए, और मेरा ख्याल ये है कि अब MQM और पीपल्स पार्टी को आपस में इत्तेहाद भी कर लेना चाहिए, तावन भी कर लेना। जहां आप हुकूमत में इकट्ठे बैठे हैं वहां आप कराची के मसाइल हल करने के लिए मुत्तहिद हो जाएं। मुत्तहिद तो होना पड़ेगा। नवाज रज़ा साहब, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, कायदे आज़म के अफ़कार, अल्लामा इकबाल की शायरी और उनके अफ़कार को दोबारा से हमें याद करने की ज़रूरत है। नवाज रज़ा साहब, आज के प्रोग्राम के लिए अपना वक्त निकालने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम, इससे ज़्यादा पैगाम नहीं दे सकते। अल्लाह हाफ़िज़।